नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्टडी फॉर यूपीएससी से में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी प्रीवियस ईयर जो पॉलिटी के सवाल हैं उसको रिवाइज करने वाले हैं, क्योंकि पॉलिटी में मैक्सिमम सवाल जो पूछे जाते हैं वो आपके पीवाईक्यू बेस्ड ही पूछे जाते हैं। तो इसको सही से हम लोग रिवाइज करेंगे। इसके अलावा जो उस पर आधारित और एमसीक्यू होंगे उसको भी प्रैक्टिस करेंगे। टोटल 70 करीब में एमसीक्यू होंगे, 71 एमसीक्यू होंगे इस वीडियो में, उसको कर लीजिएगा। कुछ बच्चों का मैसेज आया कि लास्ट के 2 दिन में क्या करें क्या ना करें। एक तो इस तरह की चीज़ें आपको खुद डिसाइड करना चाहिए। अंतिम का 2 दिन बचा हुआ है, आज 9 तारीख है, 10-11 बचा हुआ है, 12 को आप ट्रैवल ही करेंगे, 13 को आपका एग्ज़ाम होगा। कुछ बच्चों का 10 तारीख को भी एग्ज़ाम है एएसओ का। तो कुछ भी मत कीजिए, जो आपने पढ़ा है उसको रिवाइज़ कीजिए। जो भी हिस्सा आपको ऐसा लग रहा है कि एक और रिवीजन की ज़रूरत है तो 2 दिन में उसको बैठ करके रिवाइज़ कर लें, यही सबसे बेस्ट होता है। जैसे फाइनल जो फुल लेंथ टेस्ट सीरीज होता है उसमें से कुछ टेस्ट सीरीज़ को रिवाइज़ कर सकते हैं, जो यूनिक प्रश्न होते हैं। करंट अफेयर के एमसीक्यू को रिवाइज़ कर सकते हैं और बजट सर्वे इत्यादि को रिवाइज़ कर सकते हैं। तो यही बस करना है, कुछ भी अलग नहीं करना है। और सबसे बड़ी चीज़ जो है, मैंने 1000 बार बोला है कि कॉन्फिडेंस रखिए और शांत रहिए, धैर्यपूर्वक रहिएगा। बहस में, बहसबाजी में, डिबेट में, इन सब चीज़ों में लास्ट के समय में कभी नहीं पढ़ते हैं। ये सब चीज़ें सही नहीं होती है, आपके चीज़ों को भुला देगा। तो देखिए पहला सवाल क्या है, कॉलेजियम प्रणाली के बारे में सवाल पूछा गया था 69th बीपीएससी प्रीलिम एग्जाम में। 2 बीपीएससी प्रीलिम एग्जाम के सवाल आपको पॉलिटी के दिखेंगे, 69 और 68, वो बिल्कुल ही अलग दिखेंगे। उसमें स्टेटमेंट बेस्ड सवाल आपको दिखेगा। उससे पहले के सभी सवाल आपको वन लाइनर दिखेंगे। एक और चीज़ है कि आर्टिकल अर्थात अनुच्छेद खूब सारे पूछे गए हैं बीपीएससी प्रीलिम में, जैसे पंचायती राज से जुड़ा हुआ अनुच्छेद इत्यादि जो हैं, संसद से जुड़ा हुआ अनुच्छेद इत्यादि कई सारे पूछे गए हैं। तो विशेष ध्यान उस पर भी रखिएगा। क्या है भाई, पहला स्टेटमेंट कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम एक 5 सदस्यीय निकाय है जिसकी अध्यक्षता भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश सीजेआई करते हैं, और इसमें उस समय न्यायालय के 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश भी शामिल होते हैं। अर्थात एक सीजेआई हो गए, उसके अलावा 4 और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश कॉलेजियम प्रणाली में शामिल होते हैं। संसद ने कानून द्वारा कॉलेजियम प्रणाली विकसित की है। क्या संसद ने कोई कानून बनाया कॉलेजियम प्रणाली के लिए? मैंने कॉलेजियम प्रणाली के बारे में आपको पढ़ाया है। प्रथम न्यायाधीश का मामला, द्वितीय न्यायाधीश का मामला, इस तरह से मैंने आपको कई सारे मामले पढ़ाए हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति केवल कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से की जाती है। कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत वर्ष 1993 में जस्टिस पीएन भगवती ने ऐतिहासिक फर्स्ट जजेज केस में किया था। तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, केवल 1, 1 और 2, 3 और 4, 1 और 3। तो देखिए दूसरा तो पहले ही गलत हो गया, और पीएन भगवती का संबंध पीआईएल के केस से है, न कि इससे संबंधित है। तो तीसरा भी गलत हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा डी, इसका आंसर हो जाएगा डी, अर्थात 1 और 3 यहाँ पर सही दिया हुआ है, सही पूछा गया है। 1 और 3 यहाँ पर सही दिया गया है, 1 और 3 यहाँ पर सही दिया गया है। कानून कोई संसद ने आज तक कॉलेजियम प्रणाली के लिए नहीं बनाया, और पीएन भगवती का संबंध पीआईएल से जुड़ा हुआ मामलों पर है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, 1 और 3 यहाँ पर सही दिया हुआ है। भारत के संविधान के 42वें संशोधन के बारे में 4 स्टेटमेंट बना करके आपसे शब्द पूछा गया है, और पूछा गया है कि कौन सा इसमें से गलत है। चारों को पढ़िए और इसका उत्तर निकालने का प्रयास कीजिएगा। इस प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। इसने संविधान में 8 मौलिक कर्तव्य जोड़े। 8 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। क्या 42वें संविधान संशोधन के बारे में पूछा जा रहा है? इसने नए निदेशक सिद्धांत अर्थात अनुच्छेद 39A, 43A, अनुच्छेद 47 इत्यादि को भी ऐड किया। इसने राष्ट्रपति को चुनाव आयोग के परामर्श से राज्य विधानसभा के सदस्यों को अयोग्य घोषित करने की शक्ति भी प्रदान की। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका पूछा जा रहा है गलत कौन सा है, गलत कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अर्थात दूसरा और तीसरा गलत है। पहला और चौथा यहाँ पर सही दिया हुआ है। पहला बिल्कुल सही है, और अगर हम पहला को एलिमिनेट करते तो हम 2 ऑप्शन तो ऐसे ही हटा देते। पहला को एलिमिनेट करते तो 2 ऑप्शन ऐसे ही हटा देते हम लोग, और दूसरा जो है वो यहाँ पर गलत दिया हुआ है। अर्थात संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, न कि 8, इसीलिए दूसरा भी गलत हो जाएगा। इस प्रकार से आप एलिमिनेट कर सकते हैं। इसका आंसर सी, दूसरा और तीसरा इसका आंसर हो जाएगा, दूसरा और तीसरा इसका आंसर हो जाएगा। एलिमिनेशन लगाइएगा एग्जाम में, जैसे पहला सही है तो पहला हटा दिया, दूसरा तो गारंटी
एलिमिनेटेड होगा आंसर, तो दूसरा तीसरा आंसर निकल करके आसानी से आ रहा है। ध्यानपूर्वक देखेंगे तो बराबर सवाल दिख रहा था, एलिमिनेट होने के पश्चात आसानी से आंसर आ रहा है। अगला स्टेटमेंट देखिए, ये भी 69 का ही है। काफ़ी अच्छे सवाल पूछे गए 69 में, मतलब सवाल का स्टैंडर्ड शानदार था। जो 69 में पूछा गया था वो काफ़ी अच्छा था। तो किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति घोषित करने के लिए आवश्यक विशिष्टताएं क्या क्या हैं? द कैरेक्टरिस्टिक्स रिक्वायर्ड टू डिक्लेयर ए कम्युनिटी एज ए शेड्यूल्ड ट्राइब्स क्या क्या हैं? आदिम लक्षणों के संकेत क्या है भाई? तो उनके अंदर आदिम लक्षण होने चाहिए। विशिष्ट संस्कृति, बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क में संकोच, पिछड़ापन और भौगोलिक अलगाव। कौन से लक्षण के कारण से किसी को भी अनुसूचित जनजाति घोषित किया जा सकता है? ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एनसीईआरटी का फैक्ट है यह। तो तीसरा का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। ये चारों ही लक्षण चाहिए होता है किसी को एसटी घोषित करने के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब घोषित करने के लिए। इसका आंसर डी हो जाएगा। उपरोक्त सभी इसमें से सही दिया हुआ है। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान ने मौलिक अधिकार के विचार के लिए किस देश का संदर्भ लिया? तो मौलिक अधिकार हमने यूएसए से ग्रहित किया है, यूएसए के संविधान से। इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है कि भारतीय संविधान किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है? तो आर्टिकल 17 में कहा गया है अस्पृश्यता के निवारण की बात। समानता का अधिकार 14 से 18 के बीच में कहा गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित है और अनुच्छेद 14, 15, 22 क्रमशः कानून के समक्ष समानता, भेदभाव का निषेध और गिरफ्तारी के हिरासत से सुरक्षा को लेकर के दिया गया है। उस न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार निम्न से किस संस्था के पास है? उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की संख्या को निर्धारित करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। इसका आंसर ए हो जाएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा। भारत के संविधान अनुच्छेद 216 के अनुसार प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश, ऐसे अन्य न्यायाधीश शामिल होंगे जिन्हें राष्ट्रपति समय समय पर नियुक्त करना आवश्यक समझेगा। लेकिन इसमें उच्च न्यायालय और उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट, इसमें न्यायाधीश की संख्या कितनी होगी ये संसद तय करता है, न कि राष्ट्रपति तय करते हैं। ये संसद तय करता है, न कि राष्ट्रपति तय करता है। तो ये भी याद रखिएगा इसका आंसर मेरे हिसाब से डी होना चाहिए। मेरे हिसाब से डी होना चाहिए। 5वीं अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोगों के शासन और हितों के संरक्षण से जुड़ा हुआ है? तो ये अनुसूचित जनजाति के लिए है। अनुसूचित जनजाति के लिए है। क्या बोला गया? भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के अलावा अन्य राज्य में अनुसूचित क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के प्रशासन व नियंत्रण के प्रावधान किए गए हैं। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया था? तो मूल ढांचे का सिद्धांत केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में आया था। ये भी 69th बीपीएससी का ही सवाल है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा। 1973 का यह मामला है। अगला सवाल है कि इस सूची को आपको मिलाना है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस। स्थापना वर्ष के हिसाब से इन राजनीतिक पार्टियों को आपको मैच करना है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अर्थात ए का 1। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो है मार्क्सवादी, उसकी स्थापना 1964 में हुआ है। वहीं पर सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, 1925 में हुआ है। आपको याद होगा कानपुर और ताशकंद की बात हम लोग करते हैं। बहुजन समाजवादी पार्टी की स्थापना 1984 में हुआ है। बीएसपी जो यूपी में मायावती की पार्टी है। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, ये ममता दीदी की पार्टी, 1998 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल है कि किस अनुच्छेद के तहत अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दे सकते हैं? यह यूपीएससी पीवाईक्यू है जो रिपीट किया गया बीपीएससी प्रीलिम एग्जाम में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 120(1) के तहत इसका आंसर सी हो जाएगा। अपनी मातृभाषा में, भले ही आपकी भाषा संविधान के सातों जो 8वीं अनुसूची में है या नहीं है वो मायने नहीं रखता, लेकिन जो सदन के अध्यक्ष हैं वो आपको अपनी मातृभाषा में बोलने का अनुमति दे सकते हैं कि आप बोलिए अपनी मातृभाषा में। तो आर्टिकल 120(1) के तहत यह प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त वाक्यांश कानून के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है? आर्टिकल 14 में जो वर्णित है तो हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है कानून के समक्ष समानता। इसका आंसर ए हो जाएगा। भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? यह बीपीएससी प्रीलिम में एग्जैक्ट पूछा गया। तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। इसका आंसर सी हो जाएगा। किस राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसी राज्य में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायित्व होते हैं?
देखिए यहाँ पर उत्तरदायित्व का दो सिद्धांत है। एक है भाई कलेक्टिव रूप से, सामूहिक रूप से, तो सामूहिक रूप से राज्य हो या कोई भी केंद्र हो, वहाँ पर लोकसभा या विधानसभा के प्रति वो उत्तरदायित्व होगा उनका, सामूहिक रूप से, सामूहिक रूप से। वहीं पर पर्सनली जो है व्यक्तिगत रूप से वो राज्य के राज्यपाल या देश के राष्ट्रपति के लिए जो लोकसभा के मेंबर होंगे वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए, और जो विधानसभा के मेंबर होंगे वो राज्यपाल के लिए उत्तरदायित्व होते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? विधानसभा इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित कथनों विचार करें। 73वें संशोधन के बाद के युग में निम्नलिखित का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। तो 73 संविधान संशोधन के पश्चात से किसका विकेंद्रीकरण हुआ? निर्णय लेने की शक्ति, समग्र रूप से प्रणाली, न्यायिक शक्तियाँ, प्रशासनिक शक्तियाँ। तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, अर्थात 1, 2, 4। यहाँ पर आप एक काम कर सकते हैं, न्यायिक शक्ति को अगर आप एलिमिनेट करेंगे, क्यों भाई? क्योंकि न्यायपालिका का थोड़ी ना उससे कुछ लेना देना है। ठीक है, ग्राम न्यायालय लगता है, लेकिन वो न्याय प्रणाली का हिस्सा नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट होता है, हाई कोर्ट होता है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है। तो न्यायिक शक्तियों का विकेंद्रीकरण तो नहीं हुआ, सही पूछा जा रहा है। तो तीसरा तो कुछ भी कर लो आंसर नहीं होगा, तीसरा तो कुछ भी कर लेंगे आंसर तो नहीं होगा। बाकी तो आंसर हो सकता है, नहीं हो सकता नहीं पता, तीसरा नहीं होगा, ये गारंटेड है। इस प्रकार से 1, 2, 4 में से हम आंसर निकाल सकते हैं। 1, 2, 4 हम एलिमिनेट करके आंसर निकाल सकते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व में शामिल हैं 4 यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए। नागरिकों द्वारा चुने गए सदस्य, तो ये तो बिल्कुल भी ये नहीं हो सकते भाई। नागरिकों द्वारा अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए सदस्य, ये सही है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामित सदस्य, ये भी सही है। 12 को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। तो उपरोक्त में से एक से अधिक, इसका आंसर डी हो जाएगा। बी और सी यहाँ पर दोनों ही सही दिया हुआ है, इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्न से कौन भारत के सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित है? सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित है इसका आंसर, तो उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। मूल क्षेत्राधिकार भी है सुप्रीम कोर्ट का, जैसे केंद्र और राज्य का विवाद, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव से जुड़े हुए विवाद, ये केवल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा ही सुलझाए जा सकते हैं। कॉलेजियम प्रणाली भी है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। उपरोक्त में से एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। 73 संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार पंचायती राज संस्थानों के चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु कितने वर्ष होनी चाहिए? कल मैं जब पॉलिटिक एमसीक्यू सॉल्व करवा रहा था तो उस दौरान मैंने ये सवाल पूछा था, इसी कारण से पूछा था। क्या इसका आंसर 21 वर्ष हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। विधानसभा और लोकसभा के लिए 25 वर्ष है और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष रखा गया बंधुओं, 30 वर्ष रखा गया। इसका आंसर बी ए हो जाएगा। अनुच्छेद देखिए क्या दिया हुआ है, अनुच्छेद 243F के अनुसार 21 वर्ष आयु होनी चाहिए कम से कम पंचायत इलेक्शन लड़ने के लिए। आप सभी कैपेबल हैं। पंचायत समिति किस स्तर पर पंचायती राज संरचना का संचालन करती है? जिला स्तर पर, ग्राम पंचायत का स्तर पर, ब्लॉक स्तरीय निकाय का स्तर पर। उपरोक्त में से एक से अधिक पंचायत समिति किस स्तर पर पंचायती राज संरचना का संचालन करती है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, ब्लॉक स्तरीय निकाय के ऊपर में। अगला सवाल है, भारत में जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण के संदर्भ में निम्न से कौन सा कथन सही नहीं है? जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण के लिए कौन सा कथन सही नहीं है? यह बीपीएससी प्रीलिम का सवाल है, कंफ्यूज ना हो। यह बीपीएससी पीटी में पूछा गया, ऐसा नहीं है कि यूपीएससी का यह सवाल है। कितना शानदार सवाल है, यहाँ पर ई ऑप्शन सहित दिया गया है। देखिए इसका आंसर क्या हो जाए, पहले पढ़ते हैं लाइनों को कि राज्य सरकार यदि उचित समझे तो एक जिला में एक से अधिक जिला फोरम स्थापित कर सकती है। तो सही है भाई, सही नहीं पूछा है। जिला फोरम के सदस्य में एक महिला होगी। जिला फोरम उन शिकायतों पर विचार करता है जो वस्तु और सेवाओं का मूल्य 50 लाख रुपए से अधिक नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ई, उपरोक्त में से एक से अधिक सही है। उपरोक्त में से कोई सा भी नहीं इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सारे ही सही दिए गए हैं, सारे ही सही दिए गए हैं। जिला फोरम के आर्थिक क्षेत्राधिकार को 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 1 करोड़, फिर दिसंबर 2021 से 50 लाख रुपए कर दिया गया। तीनों कथन सही है, जिसका अर्थ है कि उसमें से कोई भी गलत नहीं दिया हुआ है। इसका आंसर ई हो जाएगा। निम्नलिखित कौन सा सामुदायिक विकास के पहले कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया गया था? सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है, कई बार सवाल पूछा जाता है यहाँ से। बीपीएससी का फेवरेट टॉपिक में से एक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ये, राष्ट्रीय विस्तार सेवा, नेशनल एक्सटेंशन सर्विस, NES, राष्ट्रीय विस्तार सेवा, जिसे 1953 में शुरू किया गया। सामुदायिक विकास के लिए पहला कार्यक्रम था। इसे सामुदायिक विकास कार्यक्रम द्वारा कवर नहीं किए गए क्षेत्रों में लागू किया गया था। यह CDP की तुलना में कम गहन प्रकृति का था। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। आमतौर पर लोकसभा में कितने सत्र होते हैं? आमतौर पर 3 सत्र होते हैं। पहला होता है बजट सेशन,
जो फरवरी माह में होता है। दूसरा होता है मानसून सेशन जो कुछ दिन पहले ही ख़त्म हुआ है, जून जुलाई में होता है। तीसरा होता है आपका शीतकालीन सत्र जो नवंबर दिसंबर मुख्य रूप से संचालित होता है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। वैसे संविधान में है कि 2 सत्र के बीच में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। 6 माह से अधिक का अर्थात वैसे संविधान के हिसाब से देखें तो 1 वर्ष में कम से कम 2 सत्र तो होने ही चाहिए, लेकिन यहाँ पर 3 सत्र होते हैं। बजट सत्र जो बताया ही मैंने आपको, मानसून सत्र और उसके अलावा शीतकालीन सत्र भी होता है। स्वतंत्र भारत में प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? MC शीतलवार महोदय थे। इसका आंसर सी हो जाएगा, सी हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। 1955 में बने थे, 1955 में बना था, इसका आंसर सी हो जाएगा। यदि भारत में एक राष्ट्र एक चुनाव को साकार करना है तो भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होगी? आर्टिकल 172, आर्टिकल 356, अनुच्छेद 246 और अनुच्छेद 83। यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। कठिन सवाल है यह, आसान नहीं होगा। अभी आपने हल कर लिया होगा PYQ तो अलग चीज़ है कि आपको आसान लग रहा होगा, वैसे यह सवाल कहीं से भी आसान नहीं है, बिल्कुल परेशान कर देगा आपको एग्जाम में। तो इसका आंसर हो जाएगा ई, उपरोक्त में से एक से अधिक, क्योंकि यहाँ पर ई भी ऑप्शन था। क्या दिया हुआ है कि एक राष्ट्र एक चुनाव को संचालित करने के लिए 83, 85, 172, 174, 356 सभी में संशोधन करना होगा। इसका आंसर ई हो जाएगा। किस राज्य पंचायत प्रणाली नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाए? उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक हो जाएगा। पंचायती राज सिस्टम, पंचायती राज प्रणाली नागालैंड, मिजोरम, मेघालय राज्यों के साथ साथ दिल्ली के केंद्र शासित प्रदेश में भी लागू नहीं है, इसलिए इसका मेघालय, मिजोरम और नागालैंड हो जाएगा। इसके अलावा दिल्ली में भी पंचायती राज प्रणाली नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ई हो जाएगा। कितना शानदार सवाल पूछा है यह। लोकसभा के लिए प्रत्येक राज्य का प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। परिसीमन आयोग को प्रत्येक वर्ष तक के लिए रोक दिया गया है। प्रत्येक परिसीमन आयोग को कब तक के लिए रोका गया है? तो 2026 तक के लिए। 2002 में ही संविधान में एक छोटा सा क्लॉज ऐड करके ये बताया गया कि हम अगले 2026 तक के लिए अभी संशोधन नहीं करने जा रहे, परिसीमन नहीं करेंगे। 2026 में अगले साल जब जनगणना होगी, जातिगत जनगणना भी होगी, उसके पश्चात से परिसीमन किया जाएगा, अर्थात देश के लोकसभा विधानसभा क्षेत्रों को पुनर्गठित किया जाएगा, बढ़ाया जा सकता है क्योंकि देश का पॉपुलेशन बढ़ा है, तो लोकसभा और विधानसभा के क्षेत्र निश्चित रूप से बढ़ाए जा सकते हैं। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, 20 का आंसर हो जाएगा। पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार हर 5 साल में एक का गठन करती है। किस चीज़ के लिए भाई, किसका गठन करती है? तो वित्त आयोग का, इसको कहा जाता है राज्य वित्त आयोग कहा जाता है। पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार हर 5 साल में वित्त आयोग गठित करती है, इसको राज्य वित्त आयोग कहा जाता है। यह एक संवैधानिक बॉडी है, संवैधानिक बॉडी है। इसका आंसर डी हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति कितनी बार पुनः निर्वाचित होने के लिए पात्र हैं? तो अमेरिका में दरअसल में कोई भी राष्ट्रपति 2 ही टर्म के लिए राष्ट्रपति रह सकता है। जैसे डोनाल्ड ट्रंप इससे पहले एक बार रहा, फिर बीच में जॉय बाइडेन आए, अब फिर से डोनाल्ड ट्रंप बन गया है, तो वो एक बार बस इसी बार रह सकता है, इसके पश्चात से राष्ट्रपति नहीं बन सकता है वो। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, भारत में कितनी भी बार बन सकते हैं। इसका आंसर सी हो जाएगा। जैसे राजेंद्र प्रसाद जी 1 से अधिक बार के लिए राष्ट्रपति रहे हैं। 1946 ईस्वी के अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग का पोर्टफोलियो किसे आवंटित किया गया था? श्रम विभाग का पोर्टफोलियो तो जगजीवन राम के पास था, बाबू जगजीवन राम जी के पास। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला सवाल है सामुदायिक विकास का उद्देश्य क्या था? अभी मैंने आपको दिखाया ना, सामुदायिक विकास से लगातार सवाल पूछा जाता है हर दूसरे तीसरे साल। इसका आंसर हो जाएगा ई। इसका मतलब क्या था भाई? उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। लोकतंत्र, सतत विकास, समानता, सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना, जीवन स्तर में सुधार करना, इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा। इसका आंसर ई हो जाएगा। निम्न से कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम और विनियम बनाने के शक्ति के प्रत्यायोजन से संबंधित है? तो अधीनस्थ विधान संबंधी समिति इसको कहा जाता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? मुकदमे और कार्रवाई से संबंधित है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 300 भारत सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा उसके खिलाफ मुकदमे और कार्रवाई से संबंधित है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। भारत में न्यायिक प्रक्रिया पर आधारित है। भारत में न्याय प्रक्रिया पर आधारित है, किस पर आधारित है भाई? तो संविधान पर, का नियम कानून की उचित प्रक्रिया पर। तो इसका आंसर ए और बी दोनों ही होना चाहिए। इसके अलावा डी भी होना चाहिए। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर मतलब प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ रेगुलर लॉ, ये दोनों ही हो जाएगा। और संविधान तो होगा ही, इसका आंसर ई हो जाएगा।
ई ऑप्शन काफ़ी डेंजरस होता था पहले, आता हुआ सवाल भी आप गलत कर सकते थे, अब तो इसको हटा दिया गया है। लेकिन डी ऑप्शन अब खतरनाक बना रही है बीपीएससी, उपरोक्त में से एक से अधिक। यह काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होगा एग्जाम में। 71 बीपीएससी के लिए भी 13 तारीख को आपको ये थोड़ा सा परेशान तो करेगा ही एग्ज़ाम में, लेकिन आपने इतना प्रैक्टिस तो कर लिया होगा कि इसको भी झेल ले जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल है, पहला लोकायुक्त निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थापित किया गया था? तो यह महाराष्ट्र में स्थापित हुआ था। इसका आंसर सी हो जाएगा। 1971 ईस्वी में स्थापित किया गया था। 1990 के दशक के अंत में ए.एस. आनंद के निम्नलिखित कौन सा पद संभाला था? ए.एस. आनंद भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। इसका आंसर बी हो जाएगा। जस्टिस ए.एन. आनंद नाम था इनका, और 1998 से 2001 तक भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया इन्होंने। निम्न से कौन संविधान की 11वीं अनुसूची का हिस्सा नहीं है? तो ग्रामीण खेल इसमें से 11वीं अनुसूची का हिस्सा नहीं है। 68 बीपीएससी का यह सवाल है। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, संविधान के अनुच्छेद 113 का अनुसरण में वार्षिक बजट के एक भाग के रूप में संसद के समक्ष कितनी संख्या अनुदान रखी जाती है? इसका आंसर हो जाएगा ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि अनुदानों की कोई निश्चित संख्या नहीं है। प्रत्येक मंत्रालय या विभाग के लिए एक अलग मांग प्रस्तुत की जाती है। कभी कभी व्यय की प्रकृति के आधार पर एक ही मंत्रालय के लिए एक से अधिक मांग प्रस्तुत की जा सकती है, इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा। राष्ट्रीय विस्तार सेवा किस वर्ष शुरू किया गया? नेशनल एक्सटेंशन सर्विस, अभी ये चर्चा में आया था, ऊपर मैंने आपको करवाया, तो 1953 हो जाएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल है कि राज्य विधान परिषद के सदस्यों का चयन निम्न से किस श्रेणी के लिए व्यक्तियों द्वारा नहीं किया जाता है? किस श्रेणी के व्यक्तियों द्वारा नहीं किया जाता है? शिक्षकों द्वारा, स्नातकों द्वारा, उद्योगपतियों द्वारा, स्थानीय निकाय पंचायत के सदस्यों द्वारा। तो उद्योगपतियों का इसमें कोई योगदान नहीं होता। बाकी राज्य विधान परिषद का जो चयन होता है तो उसमें शिक्षकों द्वारा भी चुना जाता है, राज्य के ग्रेजुएट के द्वारा भी चुना जाता है एक निश्चित संख्या में, और पंचायत के सदस्यों द्वारा भी चुना जाता है एक निश्चित संख्या में। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला सवाल है, भारतीय प्रशासन विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? तो यह दरअसल में सी हो जाएगा, नीति और कार्यान्वयन से संबंधित है। इसका आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि भाई नीति निर्माण किसी और का कार्य होता है, कार्यान्वयन करना किसी और का काम होता है। भारतीय प्रशासन केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर एक विभाजन प्रणाली पर काम करती है। नीति निर्माण कार्य सचिवालय द्वारा, नीति कार्यान्वयन कार्य निदेशालय द्वारा किया जाता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। काफ़ी ज़्यादा कठिन सवाल में आएगा यह, क्योंकि बच्चे सामान्य तौर पर ये अप्लाइड पॉलिटी प्रकार की चीज़ें नहीं पढ़ते हैं। हम लोग तो डिवीज़न पार में जो पढ़ाते भी हैं, मैं भी पढ़ाता हूँ, वो है भाई आर्टिकल 50, यानी कि कंप्लीट डिवीज़न होगा, और पावर का डिवीज़न हम लोग पढ़ते हैं। एक तो आर्टिकल 50 हो गया भाई, जहाँ पर न्यायपालिका स्वतंत्र रहेगी, बिल्कुल ही। दूसरा आ जाता है भाई कि डिवीज़न रहता है संघ में, मतलब केंद्र के शक्तियाँ अलग होंगी और राज्यों की शक्तियाँ अलग होंगी। हम लोग अनुसूची 7 पढ़ते हैं, जहाँ पर राज्य सूची केंद्र सूची की बात आता है। लेकिन इस प्रकार की चीज़ें बीपीएससी कभी कभार एक आध सवाल डालता है जो सामान्य तौर पर आप नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि यह कार्यपालिका से जुड़ा हुआ चीज़ है। आप निदेशालय नहीं पढ़ते हैं, और सचिवालय तो ठीक है भाई, एक बार हम लोग पढ़ भी लेते हैं कि सचिव की नियुक्ति किसके द्वारा होती है, वगैरह वगैरह। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं, इसको याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट और अलग सवाल है यह। अगला देखिए क्या है, भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में 4 स्टेटमेंट दिया गया है। 1, 2, 3, 4, वहाँ 41-42 लिख गया है, टाइप मिस्टेक है। वित्त आयोग एक वैधानिक निकाय है। क्या संविधान में वित्त आयोग की चर्चा नहीं है क्या? पूछ रहा है कि सही कौन सा है। वित्त आयोग की स्थापना संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया गया है, तो वैधानिक हो जाएगा, तो संविधान में कैसे चर्चा होगा? ये दोनों एक दूसरे के विरोधाभास लग रहे हैं। अर्थात पहला तो गारंटेड गलत होना चाहिए, पहला तो बिल्कुल ही गलत होना चाहिए, पहला तो काट ही देंगे हम लोग। वित्त आयोग का स्थापना अनुच्छेद 280 के तहत किया गया, तो दूसरा तो बिल्कुल ही सही होना चाहिए, दूसरा तो बिल्कुल ही सही होना चाहिए। यानी पहला गलत और दूसरा तो बिल्कुल सही होना चाहिए, दूसरा इन्हीं दोनों में है। वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिश केवल सलाहकार प्रकृति की है। पहला वित्त आयोग 1950 में स्थापित किया गया था, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3 यहाँ पर सही है। सलाहकार प्रकृति की ही होती है, यह बाई फोर्स नहीं होता है, सलाहकारी होता है कि आप उसको माने या ना माने, या आप पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर सी तो होना चाहिए, तीसरा तो गारंटेड सही होता, इसलिए 2 और 3 इसका आंसर हो जाएगा। चौथा यहाँ पर गलत दिया हुआ है, 1951 पहला वित्त आयोग को नियुक्त किया गया, न कि 50 में, इसीलिए चौथा स्टेटमेंट गलत दिया हुआ है। निम्न से कौन 15वें वित्त आयोग का सदस्य नहीं है? उस समय यह गठित हुआ था, तो सुदीप्तो मुंडले।
इसके सदस्य नहीं थे। बाकी उसमें अजय नारायण झा, प्रोफेसर अनूप सिंह, डॉक्टर अशोक लाहिड़ी, प्रोफेसर रमेश चंद इत्यादि थे। आप मुझे बताइएगा करंट में जो वित्त आयोग चल रहा है उसके अध्यक्ष कौन हैं? निम्न से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का हिस्सा नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय वित्त आयोग का अध्यक्ष। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला है कि 1946 में स्थापित अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद जी ने कौन सा विभाग संभाला था? राजेंद्र प्रसाद जी के पास कौन सा विभाग था? तो 43 का आंसर हो जाएगा डी, खाद्य और कृषि मंत्री थे राजेंद्र प्रसाद जी। ओके, अगला है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान से सताए गए अल्पसंख्यक समूहों को नागरिकता प्रदान करना। इसका आंसर डी हो जाएगा। संविधान सभा के पहला सत्र को आयोजित किया गया था 9 दिसंबर 1946 को। कल ही मैंने करवाया है यह आपको। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं तो संसद के दोनों सदस्यों के सभी निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ओनली विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। इसका आंसर डी हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के तहत में धन विधेयक की परिभाषा क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? धन विधेयक का संचित निधि पर भारित कोई भी चीज़ जो होता है, चाहे संचित निधि पैसा निकालें, पैसा डालें, कर्ज लें, कर्ज हटाएं, तो सब कुछ धन विधेयक के तहत में आता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ई हो जाएगा। धन विधेयक में सूचीबद्ध सभी बिंदु शामिल होंगे। करों का अधिरोपण, उन्मूलन, धन उधार लेने का विनिमय, भारत की संचित निधि से धन का विनियोजन, किसी भी व्यय को निधि पर भारित करना, मतलब संचित निधि पर कोई व्यय डालें आप, उसमें से कोई व्यय निकालें आप, कोई नया कर लगाएं आप, कर हटाएं आप, ये सब का सब किस में आएगा? सब के सब संचित निधि। वो आर्टिकल 110 के तहत में मनी बिल के तहत आता है। आर्टिकल 110 में मनी बिल को डिफाइन किया गया है। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किस मुद्दे से संबंधित है? इंदिरा साहनी आपको पता होगा आरक्षण से जुड़ा हुआ है। सरकारी रोजगार में ओबीसी आरक्षण के मुद्दे के संबंध में 48 का आंसर ए हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए किसी पार्टी को पिछले चुनाव में कम से कम कितने % वोट प्राप्त करने चाहिए? राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करना है, राष्ट्रीय पार्टी उनको बनना है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? किसी भी 4 या अधिक राज्यों में कम से कम वैध मतों का 6% वोट उनको मिलना चाहिए, तभी जाके वो राष्ट्रीय पार्टी बन सकते हैं। इसका आंसर डी हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या है कि कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, बजट प्रस्ताव व्यय को कम करने के लिए प्रस्ताव पेश करना कटौती प्रस्ताव का यही उद्देश्य होता है। 70 नंबर 71 तक करेंगे हम लोग, 71 तक ही है। इसमें सूची को मैच करना है आपको। ग्राम पंचायत का गठन, समान नागरिक संहिता, कृषि और पशुपालन, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना, अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 दिए गए हैं और पाँचों का अनुच्छेद से आपको मैच करना है। आर्टिकल 44 किससे हो जाएगा भाई? समान नागरिक संहिता से। तो बी का 1 तो होना ही चाहिए, बी का 1 तो होना ही चाहिए, जो किसी में भी है क्या? किसी में भी नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन ई भी दिया गया है, खतरनाक होता था या मैच करना, खतरनाक होता था, ऑप्शन ई के साथ मैच करना। इसका आंसर ई हो जाएगा। बी का 1 किसी में भी नहीं दिया हुआ है, इसलिए इसको काट सकते आप आसानी से। इसका आंसर ई हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए का 5 हो जाएगा। अनुच्छेद 44 जो है मैच कर लेते हैं। ग्राम पंचायत का गठन ए का 5 हो जाएगा। उसके अलावा क्या दिया हुआ है? बी का 1 हो जाएगा, समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 हो जाएगा। सी का 2 हो जाएगा, अनुच्छेद 48 हो जाएगा, कृषि और पशुपालन, जिसमें गोवंश वगैरह की सुरक्षा की भी हम लोग बात करते हैं। डी का 3 हो जाएगा। न्यायपालिका और कार्यपालिका से पृथक किससे किया गया है? तो भाई आर्टिकल 50 के तहत किया गया, अभी मैंने चर्चा किया था। अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना, तो यह अनुच्छेद 51 से मैच हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका आंसर ई हो जाएगा, नन ऑफ द अबव हो जाएगा। निम्न से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने मंत्रिपरिषद को लोकसभा के कुल सदस्यों का 15% तक सीमित कर दिया कि 15% ज़्यादा आप मंत्री नहीं बना सकते हैं? नहीं तो क्या होता था ना कि भाई गठबंधन की सरकार में 150 मंत्री काम करते थे, क्योंकि सबको खुश करना है, तो जितने गठबंधन से आए सबको एक पोर्टफोलियो बना करके दे दिया। तो इस प्रकार से काम होता था, उसी को सीमित किया गया था। इसका आंसर सी हो जाएगा। 91 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा यह तय किया गया। अगला है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। CH हनुमंत राव, GVK राव, अशोक मेहता, LN सिंघवी, बलवंत राय मेहता, किस वर्ष किसको गठित किया गया यह आपको बताना है। और ये सब के सब पंचायती राज से जुड़ी हुई समितियां हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, अर्थात जो CH हनुमंत राव समिति 1984, GVK राव समिति 85, अशोक मेहता 1978, ML सिंघवी समिति 86, बलवंत राय मेहता 1957 ईस्वी में गठित किया गया था। इस प्रकार से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। इसका आंसर डी हो जाएगा।
पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम भारत के संविधान किस अनुसूची में है? तो समवर्ती सूची में है, समवर्ती सूची में रखा गया है इसको। पशुओं के प्रति क्रूरता को लेकर के दोनों एक्ट बना सकते हैं। ये पूछ सकता है क्योंकि कुछ दिन पहले डॉग को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था। सारे डॉग लवर आ गए थे सड़क पर, याद ही होगा आपको क्या क्या कर रहे थे, और इसका आंसर याद रखिएगा। भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद भारत के चुनाव आयोग के स्थापना संबंधित है? तो आर्टिकल 324 के तहत भारत का एक चुनाव आयोग होगा। कानून के शासन से क्या अभिप्राय है? तो सबके लिए अधिनियम और सबके लिए न्यायपालिका, सबके लिए अधिनियम और सबके लिए एक राज्य, सबके लिए एक राज्य, सबके लिए एक न्यायपालिका, सभी अधिनियम एक के लिए और सबके लिए एक न्यायपालिका। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सबके लिए एक अधिनियम और सबके लिए एक न्यायपालिका, वन एक्ट फॉर ऑल एंड वन जुडिशरी फॉर ऑल। इसका आंसर ए हो जाएगा। कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज संस्थानों द्वारा किए जाने वाले 29 कार्यों की सूची देता है? तो यह अनुच्छेद 243 देता है, 243 देता है। पंचायती राज से जुड़ा हुआ एक आर्टिकल पूछा जाता था पहले तो बीपीएससी का यह परंपरा था, परंपरा प्रतिष्ठा। इसका आंसर डी हो जाएगा। 73 संविधान संशोधन 1992 ने संविधान में एक नई 11वीं अनुसूची जोड़ा जो पंचायतों के लिए 29 कार्यात्मक मदों की एक सूचीबद्ध तैयारी करता है, जिसमें बताया गया 243 में वह संवैधानिक प्रावधान है कि 29 विषयों के संबंध पंचायतों की शक्तियां, अधिकार और जिम्मेदारियों से संबंधित हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नागरिकता संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया था? तो बी हो जाए 11 दिसंबर 2019 को। ये पूछा गया था तिथि। अगले सवाल पर चलते हैं कि 73 संविधान संशोधन अधिनियम की विधायी उत्पत्ति का पता किस संविधान संशोधन विधेयक से लगाया जा सकता है? तो डी हो जाएगा 64वां संविधान संशोधन विधेयक। इसका आंसर डी हो जाएगा। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 का विधायी मूल 1989 के 64वें संविधान संशोधन विधेयक में पाया जाता है, जिसमें राजीव गांधी द्वारा पेश किया गया था, लेकिन यह राज्यसभा में पारित होने में विफल रह गया था। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये बीपीएससी की खासियत है कि कुछ कुछ ऐसे सवाल ढूंढ करके लाता है जो कहीं नहीं दिखेगा आपको, है ना। और ये आप टेक्स्ट बुक जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो वहाँ पर आपको पंचायती राज से पहले डिटेल में उसका हिस्ट्री बताया गया है, वहीं पर आपको ये देखने को मिलता है। निम्न से कौन सा विकेंद्रीकरण की विशेषता नहीं है? तो स्थानीय समुदाय में अविश्वास पैदा करना, इस प्रकार की चीज़ें नहीं होती हैं। इसका आंसर सी हो जाएगा। विकेंद्रीकरण का मतलब होता है सत्ता, शासन, शक्तियों का विकेंद्रीकृत करना, एक से अधिक जगहों पर पहुंचाना। कौन सा अधिनियम ब्रिटिश शासन के दौरान संविधान के विकास में मील का पत्थर नहीं था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1955 का एक्ट तो ब्रिटिश शासन के दौरान थोड़ी न पारित किया गया गुरु। ये तो नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, दरअसल में जातिवाद को ख़त्म करने के लिए इसको लाया गया था 1955 ईस्वी में। किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई जिसमें सभी ब्रेक हैं, कोई इंजन है ही नहीं? तो 1935 का अधिनियम के लिए उन्होंने कहा था। कितनी सारे विरोधाभास हैं भारत के इतिहास में। 1935 का अधिनियम को पंडित नेहरू जी ने उस समय बोला कि ऐसी कार है जिसमें इंजन ही नहीं है, और उसमें इंजन लगा करके भारत के संविधान के मैक्सिमम प्रावधान 1935 का अधिनियम से लिए गए हैं, है ना। मतलब कि समझ में ही नहीं आता है किस प्रकार का चीज़ें हैं भाई। चलिए आगे सवाल पर चलते हैं। भारत के संविधान का अनुच्छेद 35A का प्रावधान कब शामिल किया गया था? तो 1954 में। ठीक है। अगला सवाल है भारत में न्यायिक समीक्षा का आधार क्या है? कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। विधानमंडल के रिक्त सीटों को भरने के लिए विशेष चुनाव को क्या कहते हैं? उपचुनाव कहते हैं। यह बीपीएससी का पहले का सवाल है, सोचिए जरा कौन सेट करता होगा। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? अद्भुत सवाल है यह तो। संसद और राज्य विधानमंडल के द्वारा। इसका आंसर डी हो जाएगा। संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो लोकसभा का अध्यक्ष महोदय करते हैं। केंद्र सरकार की कार्यकारी शक्ति संविधान में किसके द्वारा निहित है? तो राष्ट्रपति के नाम पर होती है सारी की सारी शक्तियां केंद्र सरकार के पास, उन्हीं के नाम पर सारे काम किए जाते हैं। 124वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो आरक्षण के लिए, फॉर रिजर्वेशन। क्या है 124वां संविधान संशोधन विधेयक जो बाद में 103वां संशोधन अधिनियम बन गया? ईडब्ल्यूएस आरक्षण, अर्थात आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आरक्षण देने से संबंधित है। इसका आंसर बी हो जाएगा। किस संवैधानिक संशोधन के आधार पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो 73 संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा 10वीं अनुसूची में रखा गया, 11वीं अनुसूची में रखा गया। भारत के निम्न से किस राजनीतिक संगठन की सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं?
तो किस राजनीतिक संगठन की सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं, तो पंचायती राज में महिलाओं को आरक्षण दिया गया है, पंचायती राज में महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। मैंने आपको अप्रॉक्स 71 सवाल हल करवा दिए हैं जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट थे। ये सब के सब बीपीएससी में पहले पूछे जा चुके हैं। आज का नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो करंट का आखिरी वीडियो होगा। बाकी कल तो एएसओ का पेपर हल करवाऊंगा मैं आपको, उसके अलावा 11-12 में भी कुछ कुछ छोटा मोटा डाल ही दूंगा जो आपके काम का हो। बिहार आर्ट एंड कल्चर, बिहार पॉलिटी वगैरह के सवाल डाल दूंगा। बाकी मेरी तरफ से हर चीज़ एंड हो चुका है बहुत पहले ही। एक करंट अफेयर का कुछ सवाल है, 50-80 करीब में सवाल हैं जो मुझे करवाने हैं। वो भी ऑलरेडी मैं अलग अलग जगहों पर करवा चुका हूँ, लेकिन एक मेंटल सेटिस्फेक्शन होता है ना कि हाँ भाई ये भी हिस्सा नहीं छूटा, इसके कारण से मैं आज वो करवा दूंगा आपको। अपने तरफ से मैंने सारा कुछ कंप्लीट किया है। डरिएगा मत, बिल्कुल भयभीत मत होइएगा। थोड़ा बहुत डर तो जायज़ ही है, डरना बिल्कुल भी नहीं है। पढ़िएगा और रिवाइज़ कीजिएगा, माथा को शांत रखिएगा, मेंटल स्थिति बिल्कुल सही रखना है, उलझना नहीं है, झगड़ा लड़ाई बहस इन सब से कोसों दूर रहना है। अंतिम के दिनों में मानसिक स्थिति बिल्कुल सही होना चाहिए, किसी और तरफ में ध्यान नहीं जाना चाहिए। एक दुर्भाग्य देखिए क्या है, बहुत सारे महिलाओं का मैसेज आया कि उनका सेंटर, चूँकि प्रमंडल सारे छोटे थोड़ी नहीं, अब जैसे दरभंगा है तो उसमें समस्तीपुर और मधुबनी है, 2 ज़िले हैं दरभंगा के अलावा, लेकिन पटना है, मगध है, तिरहुत है, ये सब बड़े बड़े प्रमंडल हैं। तो वहाँ पर महिलाओं को जब दूर सेंटर दे दिया गया, इसलिए उनके घर वाले उनको जाने नहीं दे रहे हैं। ज़रा इमेजिन कीजिए कि एक बीपीएससी के पता नहीं किस तरह का सिस्टम है, इसके कारण से कितने सारी महिलाओं एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगी। सच है ये। अब आप इसमें घर वालों को भी दोष नहीं दे सकते हैं। क्यों नहीं दोष दे सकते हैं? क्योंकि उनको भरोसा नहीं है स्टेट पर कि हम जाएंगे सुरक्षित तरीके से एग्ज़ाम देंगे। जाएंगे कैसे? सब अफोर्ड भी नहीं कर सकते, प्राइवेट गाड़ी से जाएं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की उस दिन स्थिति आपको पता ही है, बस में सीट नहीं मिलेगा, ट्रेन में धक्कम धुक्का होगा, है ना। लेकिन इस पर कौन विचार करे, कौन सोचे? अब मुँह उठा के सेंटर तो दे देते हैं, पटना के बच्चे को दे दिया उठा करके कहीं और। ठीक है, लड़कों को तो आप इंसान ही नहीं समझते। पूर्णिया सेंटर दे रहे हैं गया के बच्चों का, उनको तो इंसान समझते ही नहीं है कि जैसे जाएंगे जाएंगे। लेकिन एटलीस्ट विवाहित महिलाओं का तो ध्यान में रखिए। आप तो फॉर्म भरवाते समय उसमें लिखवाते मैरिड हो कि नहीं हो, उनके बच्चे हैं, कैसे छोड़ करके जाएंगे? या सभी प्रकार की महिलाएं ट्रैवल नहीं कर सकती हैं। ये बहुत बड़ा इशू है जो कभी कोई सुनता भी नहीं है, लेकिन इसके कारण से बहुत सारे लोग इफेक्ट होते हैं, है ना। तो खैर, अगर कोशिश कीजिएगा घर के किसी सदस्य को लेकर के जाएं एग्ज़ाम देने के लिए। एग्ज़ाम का इतना बड़ा मौका नहीं छोड़ना चाहिए कभी भी। इतना बड़ा मौका है, इतने सारे पद, अब आप पता नहीं आएंगे कि नहीं, कभी मत छोड़िए इतने सारे पदों को लेकर के। अगर आपको मौका मिला है तो जैसे हो वैसे जाइए, क्या कर सकते हैं। इसी तरह का अपना राज्य है, इसी तरह का अपना सिस्टम है, उसी का भुक्तभोगी आपको बनना है, उसी सिस्टम में आपको शामिल भी होना है। तो इसीलिए जाइएगा ज़रूर एग्ज़ाम देने, एग्ज़ाम मत छोड़िएगा, क्योंकि पेपर कैसा आएगा कैसा नहीं आएगा ये सब चीज़ें अभी से नहीं पता है किसी को। इसलिए मौका मिला है, फॉर्म भरा है, तो ऑन एनी हाउ कुछ भी करके जाना पड़े, जाइएगा ज़रूर। और घर वालों को भी बोलिएगा कि अगर बेटी को कलेक्टर बनाना चाहते हो, एसडीएम बनाना चाहते हो, तो इतना तो करो, है ना। थैंक यू सो मच।